So before invite you, I would like to introduce from the Department of Research Committee. So Dr. Mohanlal Sahu, our guest speaker, he is retired head of department in history and working as a and former retired as a professor as a Indian History Compilation Committee, Chittor, Kota. His education and graduated from BA Honors, MA in History, MPhil, PhD from MDSU Ajmer. More than 38 years of teaching in graduation, post-graduation in MPhil. He is entered in government service as a lecturer in 1962 in Department of History and retired from government post-graduation college, Jalore. And before entering in government service, he was a working member in Praud Shiksha Karikram, Ajmer, and member as a Jan Shikshan Sansthan, Ajmer. He has published more than 6 books in and working at and 20 years and 20 of research papers in various kinds of national and international conferences and published in journal edition, as well as participated in 40 national and international conferences. His working as an experienced member was a Board of Studies History, Kota University, Kota, and Subject Committee History and पुस्तक लेखन समिति सदस्य हमारे जो हैं, he was a member in President Selection Committee, member Board Committee, Vardhman University, Kota, and Selection Committee, Bridge University, Bharatpur, Academic Parishad Sansthan, Kota University, and Syllabus Completion Committee in Secondary Education, Rajasthan, Ajmer. So, without any further delay, I would like to invite you, sir, and I hand over the mic to you. In during introducing you, I have faces many problem because that was in total Hindi. So sorry, sir, अगर मेरे अच्छा से अच्छा मेरे से गलती हो गई हो तो कोई आई एम कोई बात एक्सट्रीमली नहीं नहीं सॉरी नहीं फॉर दैट. कोई आपसे बात नहीं सीखूंगी कोई मैं. बात नहीं जी जी बिल्कुल. थैंक यू सो हाँ मच एंड हाँ वेलकम बहुत यू बहुत सर. धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी अ, थैंक यू. आपने तो बहुत सारा परिचय दे दिया मेरा ऐसा नहीं है मैं भी जो एक इतिहास का विद्यार्थी हूँ और जी लगातार इतिहास अध्ययन की एक जो है प्रवृत्ति रही है और उसी के नाते गवर्नमेंट सर्विस में भी रहा और गवर्नमेंट में सर्विस में मैं 82 में आया है 62 में तो बहुत छोटे थे आपने 62 बताया हो सकता है ध्यान नहीं रहा हो और भी जैसे सर वीसी एक्चुअली क्या है सिलेक्शन कमेटी हो गया वो पिक्चर थोड़ी हाँ ब्लर थी. दैट्स हाँ दैट्स नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है वो कोई थैंक इशू यू. नहीं है सॉरी सर. कोई बात नहीं हाँ नहीं है अच्छी बात है और यस आपने सर. अभी परिचय में मेरा बताया था कि इतिहास एक्चुअली क्या है वो भारतीय इतिहास संकलन समिति है जिसका मैं हाँ राजस्थान जी. क्षेत्र का अभी वर्तमान में अध्यक्ष हूँ और उसका जी जो मुख्य उद्देश्य यही है जैसे अपन शोध वाली बात करेंगे आगे तो उसका काम भी भारतीय इतिहास संकलन समिति है उसका जी मुख्य उद्देश्य भारतीय दृष्टिकोण से इतिहास में क्या स्थितियां रही है या जैसे शोध में अपन बात करते हैं ना कि जो है अवधारणाएं या नैरेटिव सेट कर लेते हैं अब जैसे मैं इतिहासकार हूं और मैं चाहता हूं कि इस इतिहासकार को कैसे सेट करना है तो मैं कुछ तर्क ऐसे दूंगा कि जिससे वो मेरे हिसाब से वो अवधारणा सेट हो जाएगी लेकिन बाद में जैसे मान लो साहब नेहा आती हैं या ओम जी गुंजल आते हैं या और मेरे जो दूसरे साथी हैं ये आते हैं और वो पढ़ते हैं उस अवधारणा को या जो नरेटिव सेट हो गए हैं उनको पढ़ते हैं तो उन्हें थोड़ा अटपटा लगता है कभी हम हमारा जो एंशिएंट हिस्ट्री देखते हैं या प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी करते हैं तो उसमें ऐसी बात तो नहीं होनी चाहिए और उस नरेटिव को पुनर्स्थापित करने के लिए या हमारी दृष्टि से वो नरेटिव कैसा है उसकी हम पुनर्स्थापना करें या उसमें क्या क्या कमियां रह गई है उन कमियों को ढूंढें तो ये जो चीजें आती है ये मैंने इतिहास विषय की बात की है
बाकी ये हर क्षेत्र में ये बात स्थापित होती है कि शोध का मुख्य उद्देश्य हमारा यही है, क्योंकि कई लेक्चर आपके हो चुके हैं, उसमें आपने इस बात को देखा होगा कि शोध का मुख्य उद्देश्य क्या है। उद्देश्य यही है कि हमारे पास में कोई समस्या आती है तो उसका समाधान कैसे हो, ये शोध का विषय है। या हमें किसी क्षेत्र में नवीन जानकारी करनी है या हमारे ज्ञान में वृद्धि करनी है, ये शोध का विषय है। हमारे सामने कोई समस्या आ गई या कोई भी जो है ऐसा प्रश्न खड़ा हो गया और उसके लिए हमारे पास कोई उसका जो है तुरंत उत्तर नहीं है, तो उस उत्तर को ढूंढने के लिए हम जो प्रयास करते हैं वो भी शोध का विषय है। हमारा जो पुराना ज्ञान है उनको परिशोधित करते हैं अपन, उसकी स्थापना करते हैं, तो वो भी एक तरह से शोध का विषय है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि शोध कार्य जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टास्क है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। और ये जो शोध कार्य है, जैसे आप अभी अलग अलग क्षेत्रों में, कोई जो है पर्यटन में, कोई आर्थिक क्षेत्र में, कोई सामाजिक क्षेत्र में, इतिहास के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में आपने छोटे छोटे जो विषय लेकर अपना शोध कार्य प्रारंभ किया है, तो आपका तो एक सीधा सा उद्देश्य है कि हमें शोध उपाधि से मिले और फिर जो है एकेडमिक क्षेत्र में हमारी स्थापना हो। बिल्कुल सही है, उद्देश्य आपका ये होना ही चाहिए। लेकिन इनडायरेक्टली आप इन विषयों के बारे में जो जो नई चीजें लाएंगे या अलग अलग जो शोध प्रविधियां हैं या शोध पद्धतियां हैं, उन पद्धतियों को अपनाकर जो नवीन निष्कर्ष देंगे, नवीन जो निर्णय देंगे, वो देश के लिए, समाज के लिए, शिक्षा जगत के लिए, अपने जो है व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए, व्यावसायिक व्यापार के लिए, उन सबको नई दिशा प्रदान करेंगे। तो इस दृष्टि से हम सबको ये सोचना चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं, भले ही वो हमारे अकादमिक उद्देश्य को लेकर हम कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली इसका जो फायदा होगा वो देश को भी होगा, समाज को भी होगा, क्योंकि नई नई चीजें उनको जानकारी इसके माध्यम से मिलेगी। तो अब मैं सीधा अपने बिंदुओं पे आता हूँ। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको, शोध क्या है इसके बारे में आपको मैंने जानकारी दी आपको। और अपना जो आज का जो मूल विषय है उसमें गुणात्मक अनुसंधान पद्धति और मात्रात्मक अनुसंधान पद्धति, इस दृष्टि से हम विचार करें तो ये दोनों ही बहुत ही मानक पद्धतियां, एक तरह से, एक प्रकार से शोध पद्धतियों के जो जितने भी रिसर्च मेथड्स हैं, वो बहुत सारे रिसर्च मेथड्स इन्हीं दो पद्धतियों में समाये हुए हैं। और गुणात्मक पद्धति का जो हम अध्ययन करते हैं उसमें 4-5 तरीके हैं उनके अलग से। उनका जो है बाद में डिटेल में यदि अपने पास समय मिला तो और भी अलग से उनका अध्ययन अपन करेंगे, बातचीत करेंगे। तो गुणात्मक के अंतर्गत केस स्टडी के माध्यम से, साक्षात्कार के माध्यम से, प्रश्नावली के माध्यम से और प्रेक्षण या अवलोकन के माध्यम से और समस्या समाधान या प्रश्नावली, क्योंकि प्रश्नावली माध्यम दोनों में ही है। इसमें प्रश्नावली का उपयोग जो है गुणात्मक में अलग तरीके से होता है और मात्रात्मक में सर आपने अलग तरीके से। सर आप सर सर सॉरी सर सॉरी हाँ, आप सर नहीं आपने पीपीटी शो कर रखी है क्या? है। हेलो, बोलिए। ठीक है सर, आपने सर पीपीटी शो कर रखी है क्या? आपने पीपीटी शो नहीं हो रही? नहीं नहीं, पीपीटी नहीं है। अच्छा अच्छा, पीपीटी ओके सर, नहीं, थैंक नहीं, पीपीटी नहीं है। ये जो बोल रहे हैं तो वो उस पे लेक्चर ही है ना। थैंक्स सर, थैंक्स, ओके ओके सर। हाँ,
अपन जैसे कोई भी आपके दिमाग में कोई बात आती है ना, सुझाव आता है या कुछ आता है, तो आप उसको नोट करके भी रख सकते हैं। तो बाद में अपन थोड़ी ये जानकारी करेंगे या बातचीत करेंगे तो उसमें अपन उसको जो है अलग से ले सकते हैं। तो ये पद्धतियों का जो अपन अध्ययन करें, इससे पहले थोड़ा जो है अपन, क्योंकि कई लोगों की ये मान्यता है या कई लोग कहते हैं कि जो है रिसर्च का और शोध का जो है ये केवल जो है आज के 200 साल पहले ही जो इसका एक प्रकार से प्रारंभ हुआ और इस क्षेत्र में जो लोग आगे बढ़े थे। लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि शोध शब्द की व्याख्या जो है हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, आयुर्वेद ग्रंथ हैं, उनमें भी उस समय जो है शोधन शब्द का खूब प्रयोग आया है। और ये शोधन शब्द का प्रयोग विशेष रूप से उस समय जो है धातु और द्रव्य, इनका जो है शुद्धिकरण करते थे, उस क्षेत्र में आया है। और इसी प्रकार प्राचीन काल में शोध की दृष्टि से जो विभिन्न अलग अलग जो विषय दिए गए हैं, तो मनुस्मृति भी, उसमें भी शोध शब्द का कई बार प्रयोग हुआ है। और जो मनुस्मृति है उसमें ये दिया गया है कि मृत्योये शुद्धते शोध्यम नदी शोधेन शुद्धति अद्वित्राणानि शुद्धंति मने सत्येन शुद्धसी। यानी मिट्टी को जो है पवित्र माना जाता है प्रारंभ से ही, और मिट्टी से हम विभिन्न प्रकार के पात्र और अन्य जो उस समय की वस्तुएं थी उनका शोधन करते थे, उनको शुद्ध करते थे। इसी प्रकार इसमें उल्लेख मिलता है कि नदी जो है वेगवती रहती है, तो अपने आप वेग से ही वो शुद्धता प्राप्त करती रहती है। इसी प्रकार शरीर की शुद्धता मनुस्मृति के अनुसार स्नान आदि से या अपना स्नान करने से होती है। इसी प्रकार मन की शुद्धता सत्य के माध्यम से होती है। और यही सत्य जो है वर्तमान का जो शोध है, उस शोध में भी इस सत्य का उसी प्रकार से प्रयोग किया जाता है। और हम अलग अलग विषयों को लेकर सत्य प्राप्ति किस प्रकार करें, या हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक में कहाँ तक सत्यता है, उसको कैसे हम शुद्ध कर सकते हैं, उस उद्देश्य को लेकर शोध की बात की जाती है। इसीलिए साहित्य की दृष्टि से या वर्तमान ज्ञान की दृष्टि से जो शोध का अर्थ लिया गया है, उसका अर्थ यही है कि जो है जो चीज हमारे पास है उसमें सत्य की खोज करें, या जो ज्ञान प्राप्त हो चुका है उसका किस प्रकार से परिष्करण या पुनः संशोधित करके जो उसको और स्थापित किया जा सकता है। इन सब बातों की व्यवस्था जो हम इस शोध के माध्यम से कर सकते हैं। और इसी शोध के अंतर्गत जो मानव मात्र, क्योंकि गुणात्मक शोध का जो मुख्य उद्देश्य है वो मानवीय जो हमारा व्यवहार है, उस व्यवहार के बारे में विशेष रूप से जानकारी इसमें की जाती है। किसी चीज और किसी व्यक्ति के बारे में ज्ञान भंडार बढ़ाने और बढ़ाने के लिए अनुसंधान में सबसे व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला ये उपकरण हमारा शोध उपकरण है। और वो चाहे क्षेत्र व्यापार का हो, व्यवसाय का हो, समाजशास्त्र का हो, मनोविज्ञान का हो, प्रौद्योगिकी हो, अर्थशास्त्र हो, इन सभी क्षेत्रों में गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान पद्धति का उपयोग किया जाता है। गुणात्मक शोध की सबसे प्रमुख विशेषता ये रहती है कि उसमें ऐसी चीजों पे शोध किया जाता है जिनका मापनीय किया जा सकता हो। जैसे आप जो है किसी के क्रोध के विषय में या किसी की खुशी के विषय में कुछ जो है शोध करना चाहेंगे, उसमें जानकारी करना चाहेंगे, तो उसके लिए आपको जो है गुणात्मक अनुसंधान पद्धति को ही अपनाना होगा। जबकि मात्रात्मक जो अनुसंधान है अपना, वो एक प्रकार से लिखित डेटा हमारे पास रहता है, हम जैसे प्रश्नावली निर्धारित करते हैं और उसी में जो उत्तर भी ABCD के रूप में देते हैं, तो एक प्रकार से अपने पास रिकॉर्डेड या लिखित डाटा या मौखिक कथन पर निर्भर करता है। और दूसरा इसमें सांख्यिकीय टिप्पणियां, मात्रात्मक शोध जो होता है उसमें सांख्यिकीय टिप्पणियों का
विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। इस दृष्टि से मात्रात्मक जो शोध प्रवृत्ति है या शोध पद्धति है, वो उसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता था, जिसमें इसको संख्यात्मक शोध पद्धति के नाम से भी जाना जाता है, परिमाणात्मक शोध पद्धति के नाम से भी जाना जाता है, और क्रियात्मक अनुसंधान, ऑपरेशनल रिसर्च, विशेष रूप से ये जो है आर्थिक क्षेत्र में किया जाता है। इस दृष्टि से भी इस शोध का विशेष रूप से महत्व होता है। तो हम अलग अलग दृष्टि से या मानवीय व्यवहार की दृष्टि से इनका अलग अलग क्षेत्रों में उपयोग हम शोध की दृष्टि से इनका करेंगे। तो ये अलग अलग हमारे जो है विभिन्न रूप से स्थापित होंगे, और इन शोध पद्धतियों मानव के सामने अनेक जो है रोज जो है कठिनाइयां उत्पन्न होती है। मैंने प्रारंभ में बताया था कि जैसे कोई समस्या हमारे सामने आई और उस समस्या का समाधान हम कैसे करेंगे, तो इस समाधान का महत्व जो हमें इन्हीं शोध पद्धतियों के माध्यम से करना होता है। और जिन घटनाओं और समस्याओं के विषय में हमें भूतकाल में कुछ निष्कर्ष दिया रहता है, उसकी सत्यता की जांच करने की आवश्यकता भी महसूस होती है, जैसा कि अभी मैंने पहले भी आपको बताया था। इन्हीं कारणों से आधुनिक युग में शोध का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। हर व्यक्ति प्रकृति, रुचि, व्यवहार और योग्यता से अलग अलग होते हैं, और इन्हीं विविधताओं और अलग अलग घटनाओं की जटिलता के कारण अपनी शोध पद्धतियों का भी अलग अलग से इसको अपनाने की आवश्यकता होती है। तो इस दृष्टि से हम अलग अलग पद्धतियों के माध्यम से ये शोध कार्य करते हैं, और शोध कार्य करने का अलग अलग पद्धतियों का कारण भी यही है कि जो प्रकृति से जो भिन्नताएं होती है, उन भिन्नताओं के हिसाब से हमें तय करना होता है कि हमें इस विषय को लेकर यदि शोध कर रहे हैं तो उस शोध में हमें किस प्रवृत्ति का या कौन से उसको जो है आगे बढ़ाना होगा। तो वो शोध की दृष्टि से हमें उसी के अनुरूप जो है आगे चलना होता है। इसी प्रकार हम विशेष रूप से जो वैज्ञानिक शोध पद्धतियां हैं, और वैज्ञानिक शोध पद्धतियां गुणात्मक शोध पद्धति के अपेक्षा जो मात्रात्मक शोध पद्धति है, उन शोध पद्धतियों में वैज्ञानिक प्रयोगों का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। तो उनमें भी जिसमें जो अर्जित ज्ञान जितना अधिक उपयोग होता है और उसका परिणाम भी प्राप्त जो है परिणाम प्राप्त होता है, उसका निष्कर्ष भी उतना ही सटीक होता है। इन शोध पद्धतियों के अध्ययन की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से विभिन्न विद्वानों ने इनकी जो है अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, और ये परिभाषाएं मेरे ख्याल से आपने जो है पहले के जो आपके व्याख्यान हुए हैं, उन व्याख्यानों में आप जो काफ़ी इनका अध्ययन कर चुके होंगे। तो इस दृष्टि से परिभाषाओं पे मैं नहीं जा रहा हूँ, बल्कि शोध अनुसंधान की जो विभिन्न पद्धतियां हैं, उन पद्धतियों को लेकर हम जो है आगे की बातचीत करते हैं। और उसमें जो दो ये जो है मानक पद्धतियां हैं, इन मानक पद्धतियों के अलावा, इन पे तो अलग से बात करेंगे ही सही, लेकिन इनके अलावा कुछ ऐसी और पद्धतियां हैं जिन पद्धतियों के माध्यम से हम हमारे शोध कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। इनमें मुख्य रूप से पुस्तकालय एवं कार्यस्थल अध्ययन पद्धति, ये हमारे शोध कार्य की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पद्धति है, क्योंकि कोई भी शोधार्थी होगा तो उसको जो है पुस्तकालय का प्रयोग करना आवश्यक होता है, और इस अध्ययन संबंधी तमाम विषय सामग्री हमें पुस्तकालयों से ही उपलब्ध होती है, और इस विषय सामग्री की सहायता से हम हमारे शोध से संबंधित परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं, और उन परिकल्पनाओं के निर्माण करने के बाद ही जितने भी विद्वान हैं, अनुसंधान करता है या विशेषज्ञ हैं, उनके अनुभव भी हमें वहाँ सुरक्षित रूप से मिल जाते हैं। तो हमने किसी परिकल्पना का निर्माण किया और उससे संबंधित पूर्व जो साहित्य है या विद्वानों का जो शोध कार्य है, उस शोध कार्य का अध्ययन करके हम हमारे शोध कार्य को
और आगे बढ़ा सकते हैं। यदि पुस्तकालय का जो है सर्वसुलभ जो है नहीं हो पाता है, तो हमें एक ऐसा जो है घटनास्थल या जहाँ से हमें सूचना एकत्र करनी होती है, उस घटनास्थल के माध्यम से भी हम हमारे शोध कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। तो पुस्तकालय स्थल या कार्यस्थल पद्धति के अलावा दूसरा जो महत्वपूर्ण पद्धति है, वो है विकासवादी या प्रजातांत्रिक पद्धति। इस पद्धति को ऐतिहासिक पद्धति के नाम से भी जाना जाता है, और ऐतिहासिक पद्धति का जो मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से एक जो विकासवादी सिद्धांत की पद्धति होती है कि विभिन्न प्रकार की घटनाओं का या सभ्यताओं का किस प्रकार से विकास हुआ और उस विकास का अध्ययन करना, और उसी प्रकार की किन परिस्थितियों में हुआ उन परिस्थितियों का अध्ययन करना, इन दोनों को मिलाकर जो है आगे घटनाओं की संभावना इतिहास के माध्यम से या विकास के माध्यम से जो हम निर्धारित करते हैं, उनको इस विकासवादी पद्धति के अंतर्गत लिया गया है। इसी प्रकार एक प्रमुख पद्धति है हमारी प्रायोगिक और सर्वेक्षण पद्धति। ये पद्धति दोनों में ही काम आती है, जिसमें वैज्ञानिक अनुसंधान है हमारा, तो उसमें प्रायोगिक पद्धति का विशेष रूप से उपयोग होगा, और सामाजिक अनुसंधान का कार्य है तो उसमें सर्वेक्षण पद्धति का हम विशेष रूप से उपयोग करते हैं। तो इन पद्धतियों के माध्यम से सर्वेक्षण पद्धति में हम सभी जानते हैं कि सर्वेक्षण करता या अनुसंधान करता वो घर घर जाकर या जो उनके जो भी उद्देश्य हैं या जिनसे बातचीत करनी है, वहाँ स्वयं जाकर उस पद्धति का लाभ उठाता है, उनसे अपनी धारणाओं का अध्ययन करता है और उसके अनुसार जो वो आगे बढ़ता है। एक विद्वान हुए हैं बर्गेस, और उन्होंने भी इसके संबंध में लिखा है कि इस पद्धति के माध्यम से किसी भी समुदाय के सर्वेक्षण का अभिप्राय, व्याधि शास्त्रीय समस्याओं का अध्ययन करके, तथ्यों को एकत्रित करके हम हमारे शोध को आगे बढ़ा सकते हैं। एक प्रमुख पद्धति है फिर तुलनात्मक पद्धति, और तुलनात्मक पद्धति विकासवादी पद्धति की तरह ही समस्या का ये जो है उसका ऐतिहासिक अध्ययन करने के बजाय जो आपस में तुलनात्मक दृष्टिकोण से जो उसका अपना निष्कर्ष निकालती है, एक घटना का दूसरी घटना से तुलना करती है, और तुलना के बाद उसके जो शोध निष्कर्ष निकलते हैं, उन शोध निष्कर्षों के माध्यम से अपना शोध को आगे बढ़ाते हैं। तो ये कुछ पद्धतियां मैंने आपको अनुसंधान की अलग से बताई थी कि जो इनमें कुछ पद्धतियां तो अपने इसमें ही आ जाती है, गुणात्मक और जो मात्रात्मक शोध है अपना विषय आज, उसमें आ जाती है। उसके अलावा ये जो पद्धतियां हैं, इन पद्धतियों के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। अब विशेष रूप से जो आज का विषय है अपना, उस विषय के अंतर्गत या उस विषय की यदि हम बात करते हैं, कुछ टेक्निकल आ रही दिखती इसमें, तो उसमें गुणात्मक शोध पद्धति और मात्रात्मक शोध पद्धति, क्योंकि नाम से जो है थोड़ा यूं लगता है कि भाई जो गुणात्मक में क्या आएगा, मात्रात्मक में क्या आएगा। तो मोटे रूप से यदि हम बातचीत करें तो आपको आप में से ध्यान है किसी को कि गुणात्मक, थोड़ा मैंने जो प्रारंभ में बताया था कि गुणात्मक पद्धति में क्या चीजें आएंगी और मात्रात्मक में क्या चीजें आएगी, या इनमें दोनों की कहाँ आवश्यकता है। तो कोई आप में से कोई बोलना चाहेंगे इसमें, या कोई चीज आप जैसे कोई सुझाव आया हो आपके मन में, मैंने इतनी देर जैसे थोड़ी बहुत बातचीत की उसके माध्यम से, नहीं तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये जैसे टूरिज्म वाली बात, ग्रामीण पर्यटन वाली बात यदि अपन कर रहे थे, तो उनमें जैसे विषय आते हैं, तो हर जगह जाकर जो हम ग्रामीण पर्यटन के संबंध में बातचीत करते हैं, या मानवीय व्यवहार
मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम मानव अध्ययन करते हैं तो मानव अध्ययन के अंतर्गत गुणात्मक शोध प्रवृत्ति का विशेष महत्व रहता है और मानवीय व्यवहार। हाँ, बोल रहे हैं कोई? हाँ सर, वो एक्चुअली थोड़ा सा सर टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही होगी, डिले हो रहा है आवाज आने में सर, आपकी भी। और हाँ आवाज सर, आप आवाज अच्छा, आवाज कम आ रही क्या हाँ जी, मेरी? नहीं सर, अच्छा आपकी परफेक्ट आ रही है सर। हाँ, इधर से ही कुछ प्रॉब्लम है अच्छा। सर। आप नहीं नहीं, वो तो इंग्लिश आप में भी, जिसको बोलना हो ना हाँ जी, वो अनम्यूट करेंगे ना, अनम्यूट करेंगे हाँ जी। तभी बोल पाएंगे। हाँ, तो बताइए। थोड़ा सा इंग्लिश में भी प्लीज, थोड़ा सा इंग्लिश में भी समझाते जाइए, क्योंकि गुणात्मक एंड ऑल ये सारे वर्ड्स ना थोड़े से। हाँ नहीं नहीं, थोड़ा प्लीज सा सर। आप भी अभ्यास करिए। गुणात्मक क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव हाँ मेथड्स, जी, क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं, क्वालिटेटिव मेथड्स हैं गुणात्मक, और क्वांटिटेटिव जी, मेथड्स हैं मात्रात्मक। और उसी में के अंतर्गत मैंने जैसा कि आपको बताया था, मात्रात्मक में दो तीन चीजें आती है। एक उसमें स्टैटिकल मेथड्स भी वही जो है क्वांटिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव मेथड्स के दो तीन नाम हैं, उनमें एक तो ऑपरेशनल रिसर्च, ये क्वांटिटेटिव मेथड्स। एक स्टैटिकल जी, मेथड्स, ये भी जो है क्वांटिटेटिव मेथड्स के अंतर्गत आता है। बाकी क्वालिटेटिव जो मेथड्स हैं उनमें जितने भी अपनी अमूर्त चीजें हैं जो दिखाई नहीं देती, जैसे आपका जो है मान लो सर कैसी आपकी भावना है, या क्या आपकी जो है आध्यात्मिक विशेषताएं हैं, या आप जो है जैसे मैंने अभी बताया था किसी के जो है कोई ऐसा समूह है जिस समूह का आप अध्ययन कर रहे हैं, और उसमें लोगों का यह था कि ज्यादातर लोग जो है यहाँ पर क्रोधीले हैं, क्रोध बहुत आता है यहाँ के पर्टिकुलर जो कोई समूह है वहाँ के लोगों का। उसका यदि आप अध्ययन करना है आपको, तो आपको जो है क्वालिटेटिव मेथड्स के अंदर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उसको आप माप नहीं सकते। आप तो फिर चार जनों से जाकर पूछेंगे कभी आपके पास जो है क्या यहाँ की कैसी परिस्थितियां हैं, क्यों मतलब ये चीजें क्यों आ रही है, या जैसे जहाँ पर बहुत खुशी है, या और अलग ऐसी कोई भावनात्मक जो चीजें आती है, मानवीय व्यवहार जो आता है, दृष्टिकोण आता है, तो उसको जो हम यदि इससे जो है हमारा शोध कार्य आगे बढ़ाएंगे तो वो जो है ये इसमें क्वालिटेटिव मेथड्स के अंतर्गत आएगा। और क्वालिटेटिव मेथड्स एक का जो है डाउट, हाँ जी सर, एक डाउट क्रिएट होता है सर मुझे हमेशा। मेरी रिसर्च, सपोज कि मेरी रिसर्च क्वालिटेटिव है, मेरे पास डेटा जो है कंपैरेटिव हाँ रिसर्च है, हाँ तो वहाँ पे हम्म मैं पैरामेट्रिक टेस्ट लगाऊंगी। तो हम्म पैरामेट्रिक में जो टी टेस्ट है, अनोवा टेस्ट है, तो ये भी तो स्टैटिस्टिकल है। हम बात नहीं करते हैं सर कि नहीं, हाँ नहीं, स्टैटिस्टिकल ये में हम आगे आएंगे। क्वांटिटेटिव में। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इसमें जरूरी नहीं है कि आप उसी मेथड्स पे रहें। आगे हम बात करेंगे जब ये दोनों बातचीत हो जाएगी। तो आजकल जो रिसर्च मेथड चल रहा है वो हाँ मिक्स्ड सर, रिसर्च मेथड है, जिसमें बिल्कुल हाँ सर, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी दोनों आपको पद्धतियां उसमें अपनानी पड़ेगी। केवल मात्र आप जी सर, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड से, एक प्रकार से क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड जो है आपके एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है। आपके पास आपने जैसे कहीं पर भी जो है समस्या का चयन करने जाना, आपको समस्या का चयन का मतलब आपको टॉपिक डिसाइड करना है, तो हाँ जी, टॉपिक डिसाइड करने के लिए आपको क्वालिटेटिव मेथड्स अपनाना होगा। उसमें आप कहीं पर जाएंगे, बातचीत करेंगे लोगों से, फिर वहीं से कोई चीज निकलेगी कि पहले ये नैरेटिव सेट हो रहा है, अब हमको इस नैरेटिव पे आना है, तो वो आपका प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। रिसर्च मेथड्स आपका एक प्रकार से प्रारंभिक जो है, इसीलिए कुछ विद्वान कहते हैं कि ये क्वालिटेटिव मेथड्स जो है प्लेटफॉर्म तैयार करता है, और फिर क्वांटिटेटिव मेथड्स के माध्यम से उसको अंतिम परिणाम हाँ तक जी पहुंचाया सर, जाता है। हाँ जी तो सर, ये मेरे एक रिसर्च पे में भी आप ये, निर्भर, हाँ सर, हाँ ठीक है ये सर, सभी के ज्यादातर के रिसर्च में यही आएगा, क्योंकि ठीक है। आपको क्वांटिटेटिव पे तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी थीसिस हाँ कैसे जी सर, तैयार वो होगी। स्टैटिस्टिक, हाँ आपको बिल्कुल सर, स्टैटिस्टिकल के आपको लिए तो हमें सारणी, जाना ही पड़ेगा। हाँ सारणियाँ तैयार करनी पड़ेगी, आपको टेबल्स तैयार करनी पड़ेगी। क्वांटिटेटिव जो मेथड्स के माध्यम से आपको जो है डेटा वगैरह कंप्यूटराइज भी करना पड़ेगा, ये सारी चीजें आएंगी। तो हम जो ठीक है है सर, शुरुआत जो है थैंक यू। इस रिसर्च मेथड मेथड के माध्यम से करते हैं,
और परिणाम जो हमारा, क्योंकि परिणाम तक जो ले जाने का काम है क्वांटिटेटिव मेथड्स का है, और ये एक पृष्ठभूमि या एक तरह से आधार आपको तैयार करके दे देता है जिसके माध्यम से आप आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। कोई भी बात होती सर तो आप केवल क्वालिटेटिव से तो रिसर्च नहीं हो सकती और ना ही क्वांटिटेटिव से हो सकती है। नहीं अगर नहीं, तो इसीलिए क्वालिटेटिव हाँ, किसी प्लानिंग है तो क्वांटिटेटिव उसका इम्प्लीकेशन है, तो हमें दोनों ही वही चीज चीज चाहिए। पूछा। दोनों हाँ है, सर ने नहीं वही दो चीज के बताया। अलावा, वही दो के अलावा भी और बहुत सी चीजें चाहिए। जैसे मैंने आपको दूसरी जो अच्छा। पद्धतियां बताई थी, विकासवादी जी पद्धति, जी। तुलनात्मक पद्धति और जो सर्वे पद्धति, ये सारी देखिए जितने भी रिसर्च मेथड्स हैं वो आपको कहाँ पर कौन सा मेथड अप्लाई करना है वो आप पर डिपेंड करता है। आपको जानकारी देने वाली बात रहती है, आप पढ़ते हैं कि सब अलग अलग मेथड्स जो हम देख रहे हैं, लेकिन आपको यूँ लगता है कि मेरे इस समय जो यहाँ इस मेथड्स की आवश्यकता है, तो आप उस मेथड्स को अपनाइए ना, और उसी के माध्यम से आप आगे बढ़ेंगे। भाई जैसे आपको सर अभी जैसे साक्षात्कार के लिए जाना है। जी जी। हाँ सर बोलिए। जैसे अभी मैम ने है ना ऐसे पूछा कि क्वालिटेटिव है तो आप वो पैरामेट्रिक क्या टेस्ट अपना नेहा रहे जी, हैं। नेहा जी बोल रही है ना? हैं? जी जी जी। ने, हाँ ठीक है, हाँ बोलिए, बताइए। जैसे मैम ने ऐसे पूछा कि अभी क्वालिटेटिव है तो वो उसमें पैरामेट्रिक टेस्ट लगा रहे हैं, तो सर क्वालिटेटिव में तो नॉन पैरामेट्रिक अनोवा वगैरह ये लगता है ना? हाँ पैरामेट्रिक जो है आगे आएंगे उसमें, क्वांटिटेटिव में। न- पैरामीटर्स आप जैसे हम किस आपने कुछ तय अनोवा कर एंड लिया, ऑल नहीं वो नहीं सब आपने पैरामेट्रिक में लग रहा है। पैरामेट्रिक आपने जैसे डिसाइड कर लिया कि ये मेरे को जो आधार है, इन आधारों पे मुझे आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए फिर आपको उस पे क्वांटिटेटिव पे जाना पड़ेगा। जो आपके अच्छा सर। आधार आपका तैयार हो जाता है क्वालिटेटिव के माध्यम से, और परिणाम आपका, मैंने आपको यही बता रहा हूँ कि परिणाम जो आएंगे ना वो क्वांटिटेटिव मेथड्स के माध्यम से ही आएंगे। तो आप ये और सोच के रखिए ये, तो थोड़ा अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं। और इसीलिए मिश्रित अध्ययन वाली बात भी आपको आ जाती है, और जहां पर मिश्रित पद्धति वाली बात है तो मिश्रित पद्धति के अंतर्गत वो सारी चीजें आ जाती है जिनके माध्यम से हमें रिसर्च को आगे बढ़ाना है। तो इसके मुख्य जो तत्व हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्वालिटेटिव मेथड्स के पहले अपन ले लेते हैं, उसके बाद में फिर क्वांटिटेटिव मेथड्स पे अपन बातचीत करेंगे। तो क्वालिटेटिव मेथड्स का मेरे ख्याल से समझ में आ ही गया होगा आपके ज़्यादातर के। और किसी को कोई बात कहनी हो नेहा जी के अलावा तो और भी एक्सक्यूज आप मी सर, बोल गुड सकते हैं, मॉर्निंग बाकी सर। फिर आगे। हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा एक हाँ डाउट था, जैसे हमारा जैसे रिसर्च रहता है इसमें हम इम्पेरिकल रिसर्च करते हैं, केस स्टडी को फॉलो करते हैं, तो फिर जो हाँ नॉन केस पैरामीट्रिक काई स्क्वायर जो टेस्ट होता है सर, वो थोड़ा सा एलेबरेट कर देंगे आप मुझे कि वो किस जगह अप्लाई होता है, यानी कि कौन सा क्वांटिटेटिव टेस्ट? रिसर्च काई स्क्वायर। नहीं नहीं, जैसे आपने जैसे इंटरव्यूज का बताया, साक्षात्कार के लिए कह रही है जी ना जी। आप? जैसे हाँ साक्षात्कार सर गुणात्मक देखिए, नहीं एक आप इसको क्लियर कर रखिए आपके अपने दिमाग में कि जो क्वालिटेटिव मेथड्स है इसके अंतर्गत जी जी आपका ज्यादातर जो डाटा मौखिक होता है, या आप जैसे जी डायरी वहां लेकर गए इंटरव्यू के लिए, जी सर। लोगों ने जो बोला जी वो आपने नोट कर लिया, वही जी आपका सर। रिकॉर्ड है। और बट सर जैसे हम क्वेश्चनेयर करेंगे जैसे आपने सर एक मिनट, क्वेश्चनेयर में दोनों जगह आएंगे क्वेश्चनेयर, लेकिन वहां पर जो क्वांटिटेटिव में जो क्वेश्चनर आएगा उसमें आप पूरे सारे प्रश्न बना के देंगे, और आंसर जी में सर। भी ज्यादातर अपन ABCD लिख देते हैं, कभी कौन सा राइट करना है, तो ये एक वो रिकॉर्डेड हो गया। और यहाँ पर आप प्रश्नावली लेकर जाएंगे, लेकिन प्रश्नावली उनको जी देंगे सर। नहीं, प्रश्नावली से आप प्रश्न पूछते जाएंगे और वो जवाब जी देता सर। जाएगा। आपके उस जी सर। मेथड में प्रश्नावली का उत्तर उसमें लिखा हुआ है, उसको टिक करना है। और इस मेथड जी में सर। प्रश्नावली का उत्तर क्या देना है वो अगले पे डिपेंड करता है, जिससे आप पूछ रहे हैं ना उस पर डिपेंड करता है, वो जो प्रश्न का जवाब जैसे सर देता है। हम एक सर ये जैसे सर जैसे हम क्वेश्चनियर करते हैं तो उसके थोड़ा बाद सा जैसे हम उसको हाँ एनालिसिस करेंगे तो हाँ उसमें जो हाँ मैम का ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन पता है क्या है? मैम पूछ रहे है हैं कि ना, देखिए काइट स्क्वायर काई टेस्ट स्क्वायर हमें कहाँ लगाना है। हाँ तो नहीं नहीं मैम एनालिसिस
लार्ज होगा, ये नॉन पैरामेट्रिक है। जी हाँ, जी तो जी आपको है ना प्रियंका वो मैम। टेबल को एनालिसिस जब आप करोगे तो टेबल को नहीं नहीं, एनालिसिस टेबल एनालिसिस तो इसमें आ जाएगा हाँ जी, आपके जो है क्वांटिटेटिव में। और वहां तो आपको क्वांटिटेटिव में आ तुरंत जो जाए जी एनालिसिस वहीं का वो एनालिसिस करके वहां निष्कर्ष निकालना, वो गुणात्मक वाला जो है क्वालिटेटिव उनका जो वाला उनके जो है फीलिंग है, वो उनका आपने जैसे बिहेवियर है। जी देखिए सुनिए, आप 10 जनों से आपने जी जी प्रश्न किया, 10 लोगों से आप प्रश्नावली लेके गए, 10 प्रश्न बना के ले गए आप, 10 लोगों से आपने प्रश्न किए। अब उनके उत्तर सबके अलग अलग होंगे, जरूरी नहीं एक ही तरह के उत्तर दें। अब उसका विश्लेषण तो आप वहीं बैठे बैठे कर लेंगे, बैठे बैठे करके आपका क्या निष्कर्ष निकलता है वो वहीं पर एक वो गुणात्मक उसका शोध का हो गया। इसी शोध को आगे लेकर आप जाएंगे, फिर वो उसी प्रश्नावली को या दूसरी प्रश्नावली देके आप अगर क्वांटिटेटिव मेथड्स में आएंगे, फिर उसकी टेबल्स बनाएंगे, सारणी बनाएंगे, ये अगला स्टेप है। तो इनिशियल जी स्टेज एक तरह yes, से sir. क्वालिटेटिव मेथड्स का है, और फाइनल स्टेज जो है वो क्वांटिटेटिव मेथड्स में आता है। क्वांटिटेटिव है तो सर। इसमें एनालिसिस के हाँ टाइम हमें क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव रिसर्च को, उसको मेथड को फॉलो करना है फिर। तो हाँ सर काई उनको स्क्वायर हाँ आप जी, मुझे एक बार बता सकते हैं काई स्क्वायर कहाँ पे एग्जैक्टली अप्लाई करना होता है हमें? काई स्क्वायर जो कौन मेथड सा। होता है वो एनालिसिस करने का क्वालिटेटिव रिसर्च में मैंने पढ़ा है सर, काई स्क्वायर जो टेस्ट होता है ना वो कहाँ अप्लाई करना होता है क्वांटिटेटिव, इसमें क्वालिटेटिव रिसर्च में, नहीं ये गुणात्मक मेरे को रिसर्च। बताया, में ध्यान होता में है। आया। गुना सो नहीं, उसमें क्या नाम बताइए आप मेथड्स का, हिंदी में है काई स्क्वायर इसका कुछ। सर इसका नाम ही काई स्क्वायर है सर। नहीं नहीं मैम ये सॉरी सर सॉरी टू इंटरप्ट यू। मैम वो जो काई स्क्वायर टेस्ट होता है ना, वो हाँ ऑब्जर्व हाँ फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है। तो जो आप वो मेरे ऑब्जर्वेशन ख्याल वहां से से लोगे, हाँ मेरा ऑब्जर्वेशन ही रहेगा, मेरा हाँ, ज्यादातर और जो ऑब्जर्वेशन का आपका ही है। एक्सपेक्टेड था, जो आपने एक बनवा के मतलब एक पैरामीटर जो सेट किया था, उस पैरामीटर से आपके ऑब्जर्वेशन कितने मैच हो रहे हैं ना, तो उसका उसका डिफरेंस ही पाई स्क्वायर है। हाँ, तो वो तुलनात्मक पद्धति में भी आ जाएगा वो। जी चलो जी आपका जी ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड जो था उसका डिफरेंस है। जी। बहुत से लोगों ने वो ओके आवाज डबल डबल आ रही है सर, समझ में नहीं आ रही आवाज, चलो अपन आगे बढ़े हैं, फिर थोड़ा बहुत आवाज गूंज रही है कहीं सर। रिपीट हो। ये आप जो है ना इसको माइक को थोड़ा बंद कर लें, माइक बंद कर लें, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है इसमें शायद। सर डाउट्स सभी क्लास के एंड में ले जाए। हेलो, आ रही आवाज, आ रही सर आ आवाज रही आ है रही सर, थी। यस आ रही है सर। सर, आ रही आ है। रही है सर आवाज। हाँ, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन। ऐसा है, आपके जो भी ग्रीवेंसेस जो या अपन को जो भी शंका हो ना, उसको आप नोट करके रखिए, फिर मेरे ख्याल से अपन डिस्कशन लास्ट में कर सकते हैं। अपने पास जो है ओके सर, ओके हाँ सर बाद सर में जो समय ठीक है। रहेगा ना, उसमें अपन 15 जी मिनट जी का समय केवल इसी के लिए रखेंगे, ताकि किसी का ठीक कोई है भी सर। शंका हो तो उसको आगे बढ़ सकते हैं। बाकी आपको मैंने बताया ना कि जो शोध पद्धतियां हैं, इन शोध पद्धतियों में आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। बोलिए। आपको कुछ आगे बढ़ने के लिए या आपको जो है अपने शोध में किस प्रकार का जो है पद्धति अपनानी है, उस पद्धति को आप अपना सकते हैं। तो अपन जो है गुणात्मक रिसर्च की बात कर रहे थे, और गुणात्मक अध्ययन का मूल आधार ही तर्क होता है, और इस तर्क के माध्यम से सामाजिक अनुसंधान के नवीन साधन जब तक विकसित नहीं हुए थे, तो विभिन्न वस्तुओं के अध्ययन गुणात्मक आधार पर ही होता था। यही बात आ रही है अभी जो अपन बातचीत कर रहे थे, कि जो पहले अब जो नई नई टेक्निक्स आ गई बहुत सारी, इसलिए गुणात्मक जो पद्धति है उसके पद्धति के माध्यम से हम अपना आधार तैयार कर लेते हैं, और इस आधार को आगे बढ़ाने के लिए हम दूसरी पद्धतियों के साथ जो है हमारे शोध निष्कर्षों को निकालते हैं। तो वो शोध निष्कर्ष काफी प्रभावी होते हैं और एक प्रकार से सटीक भी होते हैं। इन पद्धतियों के माध्यम से जो ये पद्धतियां एक वो निश्चित जो सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों पे आधारित होती है, और उन सिद्धांतों के आधार पर ही इस शोध को हम आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि अभी केस स्टडी वाली बात आ रही थी, कि इस रिसर्च मेथड में केस स्टडी
एक महत्वपूर्ण पद्धति है जिसके माध्यम से हम गुणात्मक अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। और केस स्टडी के अलावा इसका जो दूसरा मुख्य तत्व है गुणात्मक का, वो है साक्षात्कार, कि हम जाकर स्वयं जाकर साक्षात्कार करते हैं और साक्षात्कार के माध्यम से गुणात्मक अध्ययन में काफी सहायता मिलती है। और साक्षात्कार भी दो प्रकार के होते हैं। इसमें एक साधारण साक्षात्कार, जो प्रश्नावली में दिए गए प्रश्न हैं उनके उत्तर ढूंढे जाते हैं, और इस प्रकार समस्त सूचना जो प्राप्त होती है वो इकट्ठी की जाती है। और प्रश्नावली के अंतर्गत सूचनादाता स्वयं जो है विशेष प्रयास नहीं करता, बल्कि वह इस बात की प्रतीक्षा करता है कि अगला प्रश्न क्या होगा और उत्तर कैसे दिया जाए। और दूसरा साक्षात्कार का जो तरीका है वो है विवरणात्मक साक्षात्कार। इस साक्षात्कार में सूचनादाता के अपने अनुभव और घटना से संबंधित समस्त ज्ञान का वर्णन करने को उसको कह दिया जाता है। तो वो जो प्रश्न अपन पूछते हैं उस प्रश्न के अलावा भी दूसरी घटनाओं का भी जो उसमें वो विवरण देता है, और उन घटनाओं के माध्यम से जो साक्षात्कारता है या शोध करता है, वो शोधकर्ता अपने शोध को आगे बढ़ाता है, उनका जो वही विश्लेषण करता है और उनमें कितनी साम्यता है या उस दूसरा घटना का एक घटना पे किस प्रकार प्रभाव पड़ा या क्या जटिल परिस्थितियां उनके सामने आई, उनके माध्यम से इसको वो अपना आगे बढ़ाता है गुणात्मक शोध को। इसी प्रकार गुणात्मक शोध के जो अमुक अन्य जो प्रमुख तत्व हैं, उन तत्वों के अंतर्गत कुछ ऐसे तत्व हैं जिन तत्वों को के माध्यम से अपना गुणात्मक शोध को शोधार्थी आगे बढ़ाता है। उसमें केस स्टडी की बात अपने आई गई थी। इसमें एक दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है एथनोग्राफी, यानी नरवंशी विज्ञान या नरविज्ञान के नाम से भी इसको हिंदी में जाना जाता है। और इस दृष्टिकोण का सबसे बड़ा फायदा, किसी समूह का यदि अध्ययन करना है, उस समूह के अध्ययन के लिए ये पूरी तरह से उसी समूह अध्ययन या समुदाय अध्ययन के लिए ये एथनोग्राफी सबसे महत्वपूर्ण साधन है, पद्धति है, और ये उसी पर केंद्रित रहती है। ये एक प्रकार का घनिष्ठ क्षेत्र अवलोकन है। किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत हम जाएंगे, वहाँ का अवलोकन करेंगे और मूल रूप से सांस्कृतिक और सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने का प्रयास जो है शोधार्थी इस पद्धति के माध्यम से करता है। और इस पद्धति के अंतर्गत शोधकर्ता सांस्कृतिक मानक जितने भी उसको प्राप्त होते हैं, उनका अलग दूसरा जो सांस्कृतिक समूह है, उस समूह का जो है तुलनात्मक अध्ययन करके भी इस सिद्धांत के अंतर्गत वो अपने निष्कर्ष निकालता है। इसके अलावा इसका उपयोग लोगों के समूह के सांस्कृतिक अतीत, उनका जो है सांस्कृतिक इतिहास क्या रहा है, सांस्कृतिक क्या वैभव रहा है, उसका अध्ययन भी इस के माध्यम से किया जाता है। एक गुणात्मक शोध अध्ययन की सबसे महत्वपूर्ण पद्धति है ग्राउंडेड का सिद्धांत, इंग्लिश में भी ग्राउंडेड थ्योरी कहलाता है ये। इस दृष्टिकोण का भी विभिन्न समूह, संस्कृति या समुदाय की गतिविधियां शोधकर्ता की सक्रिय भागीदारी के द्वारा की जाती है, और आवश्यक जानकारी के बारे में विभिन्न आंकड़ों के अवलोकन से की मदद से ये जो है कुछ आंकड़े, मौखिक आंकड़े इकट्ठे करते हैं और उन आंकड़ों के माध्यम से अपना जो शोध कार्य है उसको आगे बढ़ाते हैं। और इस सिद्धांत का उपयोग विशेष रूप से सिद्धांत बनाने या विभिन्न जो थ्योरीज बनती है उनका डेवलपमेंट करने के लिए विशेष रूप से इसका उपयोग किया जाता है। और ये जो सिद्धांत एक बार बन जाते हैं, वो सिद्धांत
आप जो शोध कर रहे हैं उनके लिए तो रहते ही हैं, बल्कि बाद में जो शोधकर्ता आएंगे उन शोधकर्ताओं के लिए भी एक प्रकार से ये निर्देशन का काम या गाइडेंस का काम करते हैं। और ग्राउंडेड के सिद्धांत का बाद के शोधार्थी जो है उसका परीक्षण करके उसे और आगे बढ़ाते हैं। और इस सिद्धांत की प्रमुख विशेषताओं की यदि हम बात करें तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी यह है कि ये सिद्धांत विश्लेषणात्मक है, और इस सिद्धांत का विश्लेषण करने से एक जो है वास्तविक मौजूदा समुदाय के लिए ये अत्यधिक उपयुक्त रहता है। ग्राउंडिंग द्वारा उत्पन्न सिद्धांत पूरी तरह से स्पष्ट है और समझने योग्य है। कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, नमस्ते। हाँ बोलिए। सर नमस्ते। नमस्ते। इस लेक्चर की पीपीटी शो नहीं हो रही है सर। पीपीटी है नहीं भैया, पीपीटी नहीं है। हाँ, केवल लेक्चर ही है। पीपीटी का जो है बाद में कभी मौका मिलेगा तो तुम्हें बताएंगे उसका। अभी लेक्चर ही उपलब्ध होगा है? अभी पीपीटी में लेक्चर ही उपलब्ध होगा? नहीं, अभी पीपीटी नहीं है। पीपीटी का जो है बाद में उपलब्ध करवा देंगे आपको, है ना। अभी तैयार नहीं हो पाई थी पीपीटी। अच्छा। जितेंद्र जी, सर ये 3 बार बोल चुके हैं, पीपीटी बाद में दे दूंगा। हाँ। सर बढ़िया पढ़ा रहे, और सर की बात सुनो, आप लोग बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर। और आप नोट करते रहिए, बाद में ये आपको उसमें भी मिल जाएगी। सर टाइप्ड उसमें भी मिल जाएगी। आप इसको ध्यान से सुनिए, और बाद में कोई बात डिस्कस करनी हो तो अपन लास्ट के 15 मिनट में करेंगे, उससे पहले जो आप सुनते रहें। तो ग्राउंडेड सिद्धांत का जो है एक सिद्धांत निर्माण करने वाली बात जो है इसके अंतर्गत आती है, और इसके कई आपको लाभ मिलेंगे, और एक तरह से गाइडलाइंस जो है इसके माध्यम से तैयार हो जाती है। और इस सिद्धांत की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि ये शोधकर्ताओं के विभिन्न सवालों का विश्लेषण करने में सर्वाधिक मदद करता है, और एक विश्वास प्रणाली को डेवलप करता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत एक प्रकार से उन चरणों का एक ये समूह होता है जिनके सावधानी पूर्वक निष्पादन के परिणाम स्वरूप एक अच्छे सिद्धांत की गारंटी दी जाती है। और एक जो है मौखिक आंकड़े भी इस सिद्धांत के माध्यम से तैयार हो जाते हैं। गुणात्मक सिद्धांत का जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इस सिद्धांत के माध्यम से एक प्रकार से ये संदर्भ बाध्य शोध है। मतलब एक प्रकार से खुद जो शोध करता है वो स्वयं इसमें पूरी तरह से सम्मिलित रहता है, और इस शोध में समाज व संस्कृति के संदर्भ में एक विशेष प्रकार का या विशिष्ट अध्ययन शामिल करता है। इसलिए इस शोध को संदर्भ संवेदनशील कहा जाता है। शोधकर्ता दैनिक आधार पर घटनाओं का दिन प्रतिदिन के जीवन की क्रियाओं को अध्ययन करते हैं, और शोधकर्ताओं को किसी विशेष परिस्थिति में होने वाली सभी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए ही इसका जो है अध्ययन करने की सलाह दी जाती है। उन्हें अब अपने निजी पक्षपात को बाहर करना होता है। यानी जो मैं आपको प्रारंभ में बता रहा था कि किस तरह से शोधकर्ता अपना नैरेटिव सेट करता है, और नैरेटिव सेट करने के लिए वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाता है। तो इसमें ये सलाह दी गई है कि जो भी संदर्भ शोध करता है उनको इन पूर्वाग्रहों से दूर रहना चाहिए, और पूर्वाग्रहों में यदि आ गया वो तो सही शोध उसकी हो ही नहीं सकेगी। इस दृष्टि से प्रतिभागियों को इस पद्धति के अंतर्गत खुद को गहराई से शामिल होना पड़ता है, और इसीलिए इस सिद्धांत को हम गुणात्मक शोध संदर्भ विशिष्ट सिद्धांत भी कहते हैं। शोधकर्ताओं का इसमें पूरी तरह से समावेश होता है, क्योंकि आंकड़े एकत्र करने के लिए आप मात्रात्मक में तो क्या है कि प्रश्नावली बना दी और जो है सबको वितरित कर दी, या आप स्वयं नहीं भी गए तो किसी के माध्यम से वो प्रश्नावली भेज दी, उन प्रश्नों के उत्तर जो है
ABCD या उसमें जो टिक मार्क करवा के आपने एकत्र कर लिए, आपके पास वो आंकड़े जाएंगे, आंकड़े आ जाएंगे तो फिर जो है टेबुलेशन के माध्यम से या सारणी के माध्यम से आप उनको तैयार कर लेंगे। लेकिन इस पद्धति के अंतर्गत स्वयं जो शोध करता है उसकी स्वयं की जो है महत्वपूर्ण सहभागिता रहती है। इसीलिए इसमें लिखा है, इस सिद्धांत की दूसरी प्रमुख विशेषता है कि शोधकर्ताओं का इसमें समावेश रहता है और आंकड़ों की जो प्रक्रिया रहती है और उसमें समाज या संस्कृति या स्थिति में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन की जानकारी भी, क्योंकि स्वयं शोधकर्ता वहां उपस्थित रहता है तो प्रत्यक्षतः उसको जो है इस बात की जानकारी रहती है और उसी को ध्यान में रखकर वो अपनी जो पूर्वाग्रह है या अपने जो धारणाएं होती है उनसे प्रभावित न होकर एक सही दिशा में या सत्य दिशा में शोध करने का प्रयास करता है। इसलिए शोधकर्ता शोध की इस गुणात्मक पद्धति से जो सांस्कृतिक परिस्थितियां उस परिवेश की जहां पर वो जाता है वो खुद उनमें जो है एक प्रकार से डूब जाता है या खुद एक प्रकार से प्रतिभागी के रूप में वो रहता है। शोधकर्ता और अनुसंधान दोनों ही चीजों का इसमें एक तरह से सहसंबंध होता है और क्योंकि यदि इस तरह का सहसंबंध नहीं होगा तो जो हमारी सही शोध के जो निष्कर्ष है वो सही नहीं आ पाएंगे। तो शोधकर्ता और शोध के प्रतिभागियों के बीच संबंध प्रासंगिक लाभ के लिए उसको जो है नेतृत्व करना चाहिए और उसी के आधार पर उसे जो है जो प्रश्न हो उसके वो भी किसी प्रकार के पक्षपात से मुक्त होने चाहिए, क्योंकि पक्षपात यदि रहा तो फिर आपका वो गुणात्मक शोध नहीं रहेगा बल्कि वो जो एक तरह से सेल्फ सेंटर्ड शोध की श्रेणी में आ जाएगा। एक ही है कि इस गुणात्मक पद्धति में उसको अपना जो है गूढ़ विवरण भी प्राप्त हो जाता है, जो रहस्यात्मक उसको जानकारी होनी चाहिए वो जानकारी भी इसके माध्यम से हो जाता है। और एक प्रमुख विशेषता इसकी ये है कि आंकड़ों का जो संग्रह करता है, क्योंकि आंकड़े जो है ज्यादातर मौखिक रहेंगे इसमें या उसके साथ जो है वो हाथ कोई नोट शीट पे या अपना फुट नोट बना के जो हाथों हाथ उनको लिखेगा और तत्काल उनका जो है विश्लेषण वो यदि करना चाहे तो वहीं पर कर सकता है। जो जिस शोध स्थल पे गया हो या जहाँ पर भी गया तो वहां पर इस प्रकार के कार्य करके अपने विश्लेषण को भी वो तुरंत निपटाकर जो है कुछ अपना जो निष्कर्ष वो इसके माध्यम से दे सकता है। तो गुणात्मक सिद्धांत की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो एक प्रकार से ये सिद्धांत जो है एक प्रकार से प्रकृतिवादी है। इससे नए रास्ते हमें शोधकर्ता को प्राप्त होते हैं और एक उद्देश्यपूर्ण शोध अध्ययन के लिए विभिन्न जो है संगठनों, समुदायों, संस्कृतियों, घटनाओं, महत्वपूर्ण घटनाओं का चयन जो वो करता है, इससे एक समग्र जानकारी उसको प्राप्त होती है। आंकड़ों का संग्रह भी इसके माध्यम से वो करता रहता है और एक प्रकार के इस गुणात्मक शोध के माध्यम से जो उस समय का जो समाज होता है या जिस समूह में वो जाता है एक प्रकार से उसको जो है वहाँ की सिंपैथी या सहानुभूति भी गेन हो जाती है। और इसके लिए शोधकर्ता के लिए सबसे बड़ा आवश्यक गुण है कि वो तटस्थता, उसमें किसी प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं होगा। तो लोगों के बीच में उसकी जो है सहानुभूति या उसको जो अपनापन जो एक हमें मिलता है वो भी इस गुणात्मक शोध के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। और विश्लेषण की दृष्टि से भी गुणात्मक शोध पद्धति काफी जो है प्रभावी रही है और इस प्रभाव का विशेष रूप से मनोविज्ञान के क्षेत्र में इस गुणात्मक शोध पद्धति का विशेष महत्व रहता है। इस दृष्टि से गुणात्मक शोध पद्धति हमें काफी सहायता जो है ये प्रदान करती है, गुणात्मक शोध पद्धति। अब इसके बाद हम दूसरी जो हमारी शोध पद्धति है मात्रात्मक शोध पद्धति। मात्रात्मक शोध पद्धति जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि मात्रात्मक शोध पद्धति के अंतर्गत विभिन्न प्रकार का जो डेटा है
वो हमें लिखित में भी प्राप्त होता है, और उस डेटा के माध्यम से हम जो अभी जो आप बात कर रहे थे टेबुलेशन की है, या उसका जो अलग ग्राफ बनाने वाली बात है, या आंकड़ों को इकट्ठा करके उसको कंप्यूटराइज करना है, उनका जो है विभिन्न तुलनात्मक निष्कर्ष निकालना है, इस दृष्टि से गुणात्मक पद्धति का विशेष महत्व है। और आजकल जो शोध कार्य चल रहा है, उस शोध कार्य में गुणात्मक शोध पद्धति का सर्वाधिक महत्व इसलिए भी है क्योंकि इस गुणात्मक शोध पद्धति का उपयोग केवल अकादमिक शोध की दृष्टि से नहीं किया जा रहा है, बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में भी, और अपने जो अलग अलग जितने भी क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र में इसका विशेष रूप से उपयोग हो रहा है। और जितने भी आपके प्रतिष्ठान हैं, उन प्रतिष्ठानों में भी ये जो शोध पद्धति है, क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं, इनके माध्यम से ही आगे की संभावनाएं तलाशते हैं, व्यापार के क्षेत्र में हो या अन्य राजनीतिक क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में इस मेथड्स का काफी उपयोग हो रहा है। अकादमिक दृष्टि से अलग बात है ही सी, जैसे आपने एग्जिट पोल वाली बात हम सभी को ध्यान में है, क्योंकि इस का मूल तत्व प्रतिदर्श या सैंपलिंग मेथड्स जो है, इस मेथड्स का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। एग्जिट पोल के अंतर्गत हमने देखा है कि एक व्यक्ति जो है जाता है, वो एक प्रकार से शोधार्थी है, और उसी तरह का जो है मतपत्र वो तैयार कर लेता है, एक प्रकार से अपनी प्रश्नावली होगी। और जो व्यक्ति बाहर निकलते हैं उसमें कुछ सैंपल्स 2% या 3% जहाँ जिस जगह जाता है वहाँ की वो सैंपलिंग करता है। सैंपलिंग करने के बाद फिर उसका जो है वो विवरण तैयार करता है, सारणी बनाता है, ग्राफ बनाता है, टेबुलेशन के माध्यम से, उसके माध्यम से वो कुछ निष्कर्ष निकालता है। हालांकि वो निष्कर्ष जो है 100% तो उससे बाद में जो परिणाम आते हैं उससे मिलते नहीं है, लेकिन काफी कुछ जो है वो एक तरह से अपनी शोध का जो निष्कर्ष निकाल के लोगों के सामने रखता है। तो ये भी एक प्रकार का जो है मात्रात्मक शोध पद्धति, या जिसे हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स हम कह सकते हैं अपने इस शोध क्षेत्र की परिभाषा में। तो इसके माध्यम से हम हर क्षेत्र में इस पद्धति का उपयोग करके जो हम हमारे शोध को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसके अंतर्गत जो मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो व्यापारिक क्षेत्र में विशेष रूप से ऑपरेशनल रिसर्च मेथड्स, जैसे कॉमर्स के विद्यार्थी भी इसमें है, काफी अर्थशास्त्र के विद्यार्थी भी होंगे, तो ऑपरेशनल रिसर्च मेथड्स का जो है वहाँ खूब उपयोग होता है। शोध कार्य के अलावा भी जितने जो है परिणाम निकालते हैं, उन परिणामों के लिए ऑपरेशनल रिसर्च मेथड्स का जो है खूब उपयोग किया जाता है। तो ऑपरेशनल रिसर्च मेथड भी एक प्रकार से क्वांटिटेटिव मेथड्स भी है, और इस के माध्यम से वहाँ पर जो निष्कर्ष निकलते हैं वो आगे चलकर जो है फिर और अलग जो मेथड्स हैं इन पे भी अपन बातचीत करेंगे। तो इसमें जो गुणात्मक मात्रात्मक शोध पद्धति है, ये जो है एक वृहत इकाइयों पे इसका जो सैंपलिंग होता है वो भी थोड़ा बड़ा होता है। गुणात्मक शोध पद्धति के अंतर्गत तो हम एक कुछ इकाइयां ही लेते हैं, लेकिन इस संख्यात्मक शोध पद्धति या जो क्वांटिटेटिव मेथड्स है, इसके अंतर्गत हम एक बड़ा वॉल्यूम लेते हैं और उस पे उसका प्रयोग करते हैं। हमने देखा है कि जैसे गुणात्मक शोध पद्धति है, उसमें हम उन पे शोध नहीं कर सकते। जैसे किसी का जो है कला या संगीत प्रियता के बारे में हमें विभिन्न तत्वों की जानकारी करनी है, या एक दूसरे के जो संबंधों का निर्धारण करना है, या मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को किसी का जो है को स्पष्ट करना है, तो ये चीजें मात्रात्मक शोध पद्धति के अंतर्गत नहीं आ पाएंगी। बल्कि इस पद्धति के अंतर्गत ऐसी घटनाओं का अध्ययन करना होता है जिनको संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। और इसीलिए इस शोध पद्धति को, क्योंकि इस शोध पद्धति के अंतर्गत जो है
वस्तुओं का उनका जो है परिमाप किया जा सकता है। इसीलिए इसको परिमाणात्मक शोध पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। जैसे किसी का जो है परिवार की आय व्यय के बारे में, या देश की जो आर्थिक गणना करने के बारे में, मृत्यु दर के बारे में, जन्म दर के बारे में, शिक्षा के जो विभिन्न समय समय पर जो सुधार हुए उनके जो आंकड़े हैं, इस प्रकार संख्यात्मक पद्धति के विषय में ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये गणितीय पद्धति होने के कारण इसमें जो परिशुद्धता या यथार्थता या सत्यता ये अधिक प्रभावी होती है, और ये जो है उसके थोड़ा जो अपना जो रिजल्ट है वो रिजल्ट भी थोड़ा अधिक प्रभावशाली होते हैं। और इसीलिए वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत जो अनुसंधान वाली बात जब आती है तो ये वैज्ञानिक पद्धति के ज़्यादा नज़दीक हमें साबित होती है। तो इस दृष्टि से परिमाणात्मक शोध पद्धति के माध्यम से सीधे जो है निष्कर्ष वाली जो स्थिति आती है, वो निष्कर्ष वाली स्थिति इस शोध पद्धति के माध्यम से विशेष रूप से आगे बढ़ती है और इसके माध्यम से आगे चलते रहते हैं। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मात्रात्मक अनुसंधान एक प्रकार से शोध का वह रूप है जो प्राकृतिक विज्ञान के तरीकों पर निर्भर करता है, संख्यात्मक डेटा और विभिन्न जो है तथ्य उत्पन्न करता है, और इसका उद्देश्य गणितीय, कंप्यूटरेशन, सांख्यिकीय तरीकों, सारणी का निर्माण, आंकड़ों को स्थापित करना आदि सभी विधियां इसके अंतर्गत आती है। और इस शोध पद्धति के जो परिणाम है उनको सटीकता के साथ जो है मापा जा सकता है। इस पद्धति के अंतर्गत जो डेटा या आंकड़े जो इकट्ठे किए जाते हैं उनको अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, और उन अलग अलग श्रेणियों के आधार पर फिर उनका जो है इकाइयों के संदर्भ के रूप में उनको मापा जा सकता है। मात्रात्मक अनुसंधान की सहायता से जो हमें डाटा प्राप्त होते हैं उन डाटाओं के विभिन्न ग्राफ के द्वारा भी उनको शोधकर्ता जो है प्रदर्शित कर सकता है, और इस प्रकार के जो ग्राफ या सारणियां बनती है उन सारणियों के माध्यम से परिणामों को निश्चित करने में एक शोधार्थी को सुविधा रहती है। तो इस दृष्टि से ये जो क्वांटिटेटिव वाले मेथड्स जो है ये ज़्यादा प्रभावशाली और काफ़ी जो है लाभदायक इनकी दृष्टि से रहती है। इस शोध पद्धति में शोधकर्ता संख्यात्मक और सांख्यिकीय साक्ष्य के आधार पर लोगों के दृष्टिकोण, व्यवहार के बारे में सिद्धांतों का परीक्षण करते हैं, और उस परीक्षण के माध्यम से अपना जो है निर्णय तैयार करते हैं। मात्रात्मक अनुसंधान के अंतर्गत एक विशिष्ट प्रकार की परियोजनाओं के लिए ये संस्थान जो है विशेष उपयोगी है। दूसरा इसका प्रमुख तत्व है मात्रात्मक डेटा इकट्ठा करने के लिए इसमें संरचित उपकरण है, जो स्ट्रक्चर्ड जो टूल्स हैं उनका उपयोग किया जाता है। और संरक्षित उपकरणों से मतलब आपको जो है कुछ सामग्री उसके लिए तैयार करके जो आपका टारगेट है उनके बीच में उनको देनी पड़ती है, और उस जो निश्चित जो एक प्रश्नावली होती है उस प्रश्नावली के माध्यम से ही आप जो है उनका सर्वेक्षण करते हैं और उत्तरदाताओं से गहन और कार्रवाई योग्य डाटा एकत्र करते हैं। तो संरचित उपकरण जो है इसका सबसे महत्वपूर्ण है। और दूसरा इसका महत्वपूर्ण तत्व है सैंपलिंग, नमूना या प्रतिदर्श जिसे कहते हैं, कि उसको ये भी एक महत्वपूर्ण इसका आयाम है। जैसा कि अभी अपन बात कर रहे थे उनकी एग्जिट पोल की, तो एग्जिट पोल जैसा नमूने के रूप में लेते हैं, वैसे ही इस पद्धति के माध्यम से एक जो है सैंपलिंग के लिए कुछ जो है ग्राउंड तैयार होता है और एक लक्ष्य निर्धारित करता है, और सैंपलिंग के अंतर्गत भी कुछ ऐसा क्षेत्र लिया जाता है जो
जिसके अंतर्गत अधिकांश लोगों का उसमें प्रतिनिधित्व हो जाता है। और नमूना प्राप्त करते समय नमूनाकरण की जो नमूना प्राप्त करने के लिए जो विभिन्न सैंपलिंग मेथड्स हैं, उन मेथड्स के माध्यम से इन चीजों को इकट्ठा करते हैं। एक प्रमुख इसका आधार है क्लोज एंडेड प्रश्न शोध के उद्देश्य से। जो आपके जो शोध है उससे बिल्कुल जो है गूढ़ या निकट जो उसके प्रश्न है, उन प्रश्नों को आप पूछकर अपने शोध का जो इसमें निष्कर्ष में सहयोग ले सकते हैं। और एक इसका मुख्य आधार ये भी है कि उत्तरदाताओं से प्रतिक्रिया एकत्र करने से पहले शोध से संबंधित जो विषय है आपके, या आपका जो विषय है उससे संबंधित अध्ययन जो किया हुआ है, तो पूर्व अध्ययन भी इस शोध पद्धति में आपके लिए काफी सहायक सिद्ध होगा। और पूर्व अध्ययन का मतलब ये है कि आपने जैसे कोई फील्ड लिया, आर्थिक क्षेत्र का ले लिया या शिक्षा का ही ले लिया आपने, तो शिक्षा के क्षेत्र में पूर्व में जो जो आंकड़े जारी किए गए हैं या पूर्व में शोधकर्ताओं ने विभिन्न जो निष्कर्ष दिए हैं, उन निष्कर्षों को भी इस शोध के माध्यम से आप या इनको अध्ययन करके, तो उससे क्या आएगा, आपके लिए एक बढ़िया आधार तैयार हो जाएगा। और उस आधार तैयार होने के बाद उसमें आप अच्छी तरह से शोध कर सकते हैं। उद्देश्यों की दृष्टि से यदि हम बात करें तो इस क्वांटिटेटिव मेथड्स का प्रमुख उद्देश्य ज्ञान उत्पन्न करना और एक जो है दुनिया के बारे में समझ पैदा करना, सामाजिक दुनिया के बारे में समझ पैदा करना, व्यक्तियों को प्रभावित करने वाली घटनाओं का निरीक्षण करके और विभिन्न संचार शोधकर्ताओं सहित सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा इसका जो उपयोग किया जाता है वो शोध की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहती है। और क्योंकि ये सामाजिक वैज्ञानिकों के अध्ययन से संबंधित शोध है, तो एक विशेष समूह के बारे में जानने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है ये। और उस तरीके के माध्यम से वो जो आपने जो समूह लिया है या आपका जो शोध टारगेट है, वो शोध टारगेट की संपूर्ण जानकारी और आपके पास एक पूरा जो है इस पद्धति के माध्यम से डेटा तैयार हो जाता है। और वो डेटा जो हमेशा एक प्रकार से जब वो डेटा प्रकाशित हो जाता है तो उसका उपयोग जो है अन्य क्षेत्रों में उसका महत्वपूर्ण उपयोग किया जाता है। इस दृष्टि से भी ये जो मात्रात्मक शोध पद्धति है ये काफी महत्वपूर्ण है। क्वांटिटेटिव मेथड्स में जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न होते हैं, संख्यात्मक डाटा होती है और सांख्यिकी पर जो है ये पूर्णतया आधारित होती है। और ये डाटा ऐसा है, इस डाटा के माध्यम से इसके जो परिणाम हैं उन परिणामों का मापन भी आसानी से किया जा सकता है। और उसी के आधार पर जो भविष्यवाणी करनी होती है, जैसे एग्जिट पोल की भविष्यवाणी आती है या अन्य जो, ये तो एक मैंने उदाहरण दिया है, बाकी हर क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और जितने भी जो व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, इन प्रतिष्ठानों में जो संभावना होती है, संभावना का सिद्धांत जो होता है, उस संभावना के सिद्धांत का निर्धारण इसी मात्रात्मक शोध पद्धति में सर्वयुक्त है। क्योंकि इसमें आंकड़े होते हैं, आंकड़ों का वो जो है तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और उन तुलनात्मक अध्ययनों के माध्यम से जैसी परिस्थितियां होती है उन परिस्थितियों के अनुसार आगे की भविष्यवाणियां करते हैं। और उन भविष्यवाणी के माध्यम से ये एक प्रकार का जो है उस प्रतिष्ठानों के लिए, जैसे स्टॉक एक्सचेंज में जो लोग शेयर मार्केटिंग करते हैं, तो शेयर मार्केटिंग में भी इन्हीं आंकड़ों के माध्यम से या इस पद्धति के माध्यम से ही उनको जो है ये अनुमान हो जाता है कि इस चीज का भाव जो है घटेगा या इसका बढ़ेगा, उसके आधार पर जो वो ट्रेडिंग करते हैं। तो व्यावसायिक दृष्टि से या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में या आर्थिक विश्लेषण या आर्थिक आंकड़ों के लिए ये शोध पद्धति सबसे अधिक उपयोगी और महत्वपूर्ण होती है। और इसके जो विभिन्न उपकरण हैं, उन उपकरणों के माध्यम से शोध का इनपुट जो है प्राप्त हो जाता है और उस इनपुट का उपयोग विभिन्न प्रकार के जो विचारों, व्यवहार, दृष्टिकोण या अन्य चरों के मापन के रूप में किया जाता है। और इसके सबसे बड़ा परिणाम एक
बड़ी नमूना आबादी से भी प्राप्त किया जा सकता है, जो कि इसके उद्देश्य हैं वो काफी जो है महत्वपूर्ण होंगे और निर्णायक होंगे। परिमाणात्मक शोध प्रविधियां की दृष्टि से हम यदि देखें तो इसके जो है परिमाणात्मक शोध प्रविधियों में अलग अलग मेथड्स हैं, और उन मेथड्स के माध्यम से विशेष रूप से जो व्यावसायिक उपयोग है इनका विशेष स्थान है। और इसमें एक ये बिंदु आता है कि परिमाणात्मक प्रविधियों के व्यापार एवं उद्योग में क्या भूमिका रहती है। अभी मैंने आपको जो थोड़ा सा हिंट दिया था उसमें भी इस बात पे जोर दिया गया था कि जो व्यापारिक गतिविधियां हैं उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि व्यापार में जो आगे कैसा ट्रेंड रहेगा उस ट्रेंड की जानकारी इस जो है क्वांटिटेटिव मेथड से विभिन्न प्रकार के जो व्यापारों में प्राप्त की जा सकती है। व्यापार एवं उद्योग की सफलता विवेकशील निर्णयों पर निर्भर होती है, और निर्णय प्रक्रिया मुख्य रूप से परिमाणात्मक प्रविधियों पर ही टिकी हुई है। परिमाणात्मक प्रविधियों के प्रयोग के लिए सांख्यिकीय विधियों की जानकारी आवश्यक होती है, और सांख्यिकीय विधियों का ज्ञान निर्णय की ओर अधिक कुशल बनाने में सहायक होता है। और इसीलिए कुछ विद्वानों ने इस बात में कुछ ऐसे तत्व बताए हैं कि जो है ये व्यापार के लिए ये सांख्यिकी महत्व का जो है कैसे महत्व है, या क्या उसमें जो है चीजें आ सकती है। तो एक व्यापारी को यदि वस्तुओं का जो है क्रय विक्रय करना है तो उसकी जानकारी वो समंकों या आंकड़ों द्वारा ही प्राप्त होता है, और फिर उसके अनुसार जो अपना बिक्री करता है या क्रय करता है, जिससे उसका जो है व्यापार आगे बढ़ता है। इसी प्रकार एक उद्योगपति समंकों के या आंकड़े की सहायता से ही कच्चे माल और उसकी मांग के अनुसार अनुमान लगाकर उसका मांग का उत्पादन की मात्रा का निर्धारण करता है। मतलब जैसी मांग है उसी के हिसाब से उसका उत्पादन करता है, और उसके आधार पर ये चीजें सब आंकड़ों से ही प्राप्त होती है। इसी प्रकार एक जो बैंकिंग व्यवसाय है, बैंकिंग व्यवसाय के अंतर्गत भी इस विधि के द्वारा अधिकारी मुद्रा की मांग करता है। केंद्रीय बैंक की नीतियां, मुद्रा बाजार की स्थिति आदि के संबंध में भी आंकड़ों के आधार पर ही शाख निर्माण और नकदी कितनी रखनी है बैंक को, उसका निर्धारण भी इनके द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार बीमा कंपनियों का जो क्षेत्र है, बीमा कंपनी क्षेत्र में भी इस पद्धति का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है, जिसमें जनसंख्या, मृत्यु दर, जीवन की कितनी जो है जीने की आशा आदि का निर्धारण आंकड़ों के आधार पर किया जाता है, जो मृत्यु दर और जन्म दर है, और उससे जो है उसी के आधार पर बीमा कंपनियां अपने व्यवसाय का निर्धारण करती है। इसी प्रकार स्टॉक एक्सचेंज का मैंने आपको अभी बताया था कि एक जो है जो शेयर मार्केटिंग करने वाला जो व्यक्ति किस प्रकार इनके आधार पर। इसी प्रकार उत्पादन जो कृषक श्रेणी में या व्यापारी अपना जो उत्पादन का जो आकार है या उत्पादन का बाजार है, उसमें व्यापारी एवं स्टोरिये का जो उत्पादन है, मांग आदि विभिन्न अनुमानों के आधार पर ही वस्तुओं के क्रय विक्रय का निर्णय लेते हैं। रेल और यातायात विभाग के अंतर्गत भी किराए भाड़े की दरों का निर्धारण और गाड़ियों की संख्या का निर्धारण इन्हीं आंकड़ों के माध्यम से किया जाता है। और वाणिज्य के विद्यार्थी हैं यहाँ पर, तो लागत लेखांकन और व्यावसायिक लेखाकर्म के अंतर्गत भी इस पद्धति का विशेष महत्वपूर्ण योगदान रहता है आंकड़ों का, और इसी के द्वारा ये आगे बढ़ते हैं। और इसी के अंतर्गत आता है आपका एक ऑपरेशनल रिसर्च सिस्टम, यानी क्रियात्मक अनुसंधान पद्धति। और क्रियात्मक अनुसंधान पद्धति के अंतर्गत जो है ये परिमाणात्मक जो प्रविधियां होती है, इनका प्रयोग के द्वारा इनकी जो जटिलता है उस जटिलता को कम किया जा सकता है। पिछले जो है 3-4 दशकों में निर्णय प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक तंत्र विश्लेषण विकसित किया गया था, जिसे
ऑपरेशनल रिसर्च के नाम से जाना जाता है, जिसे क्रियात्मक अनुसंधान के नाम से जाना जाता है। और उस क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत जो मुख्य बिंदु है या मुख्य जो तत्व जो आते हैं, उनसे स्पष्ट होता है कि इस अनुसंधान का विशेष रूप से क्या फायदा है। एक तो जो क्रियात्मक अनुसंधान है, जो कि इसी मात्रात्मक अनुसंधान का ही पार्ट है, इससे क्या है, एक तो वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग इस अनुसंधान में आसानी से हो सकता है, और जो विभिन्न आर्थिक जगत में जो जटिलताएं हैं या जटिल समस्याएं आती है, उनका इसमें अध्ययन किया जा सकता है। और क्योंकि आंकड़े उपलब्ध रहते हैं, तो निर्णय के लिए एक अच्छा आधार भी इसके माध्यम से हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस दृष्टि से ये सबसे महत्वपूर्ण है। और इसके जो प्रमुख लक्षण हैं, उन प्रमुख लक्षणों में इसके अंतर्गत किसी भी व्यवस्था में क्रियात्मक संबंधों की जांच करना और अध्ययन आसान है। प्रबंधकीय समस्याओं के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने के लिए ये क्रियात्मक अनुसंधान एक अच्छा आधार देता है। और यदि किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है, तो उसके हल करने के लिए ये समस्त पहलुओं पर विचार करने का एक प्रकार से दृष्टिकोण है। किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसके हर पहलू पे जो है ये अध्ययन कर सकता है। निर्णय प्रक्रिया के लिए परिमाणात्मक आधार, ये जो है उसको आधार उपलब्ध कराता है। ये एक गणितीय दृष्टिकोण भी है, और ये अनुकूलतम हल प्राप्त करने में सर्वाधिक सहयोग प्रदान करता है। और इसके कुछ स्टेजेज हैं क्रियात्मक अनुसंधान का। सबसे पहले जो है, आपके सामने कोई समस्या आती है, फिर उसका जो आप मॉडल के रूप में जो है गणितीय मॉडल तैयार करते हैं। वही जो पहले जो बातें आई थी वही इसके अंतर्गत आती है। अब इसमें क्रियात्मक अनुसंधान या परिमाणात्मक प्रविधियों का जो व्यापार और उद्योग है, उनमें 2-3 चीजें जो है महत्वपूर्ण आती है। इसमें एक तो सबसे पहले तो संभाविता का सिद्धांत। संभाविता का सिद्धांत वही है कि जो है क्या इसकी आगे संभावनाएं हैं व्यापार और वाणिज्य में, उसकी जो है अपने चर्चा की थी। एक इसमें कतार का सिद्धांत, क्यूइंग थ्योरी, ये भी एक महत्वपूर्ण तत्व है इसका क्रियात्मक अनुसंधान का। और कतार का सिद्धांत से हम सब जानते हैं कि ये एक प्रकार से मांग और पूर्ति का सिद्धांत है। जैसे अपने कुछ जो है सेवा केंद्र है, और सेवा केंद्र मान लो साहब पर्याप्त नहीं है, तो वहां पर जो लाइनें लग जाएगी। बैंक में जो है मान लो साहब एक ही काउंटर है, और वहां पर पैसे निकालने वालों की जो है भीड़ ज्यादा है, तो वहां पर एक प्रकार से उसकी जो है लंबी लाइन लग जाएगी। तो एक उस लंबी लाइन को कैसे कम किया जा सकता है, क्योंकि ये बैंक वाली बात तो खैर बहुत आसान बात है, लेकिन ऐसे ही हर चीज में जैसे मांग और पूर्ति वाली बात जहाँ आती है, तो उस पूर्ति के माध्यम से ये चीजें आती है। इस दृष्टि से इस सिद्धांत की के अंतर्गत भी ये महत्वपूर्ण बातें आती है। तो ये मैंने आपको मात्रात्मक गुणात्मक सिद्धांत की जो विस्तृत व्याख्या आपको बताई कि इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। और इन्हीं सिद्धांतों में एक अनुरूपण का सिद्धांत और माल सूची का प्रतिरूप, ये सारे जो है आर्थिक प्रतिमान हैं। इन आर्थिक प्रतिमानों के माध्यम से मात्रात्मक और गुणात्मक सिद्धांत की जो है अलग अलग व्याख्याएं आपको मैंने बताई। अब इसके बाद में यदि मोटे रूप से देखे जाए, तो ये गुणात्मक सिद्धांत और मात्रात्मक सिद्धांत में जो है मोटा अंतर क्या है। मोटे रूप से वैसे तो अपन ने जो बातें की है उसी से पता चलता है कि ये सिद्धांत कहाँ काम आता है, दूसरा सिद्धांत कहाँ काम आता है। तो इसमें अगर मोटे रूप से देखे जाए, तो गुणात्मक सिद्धांत, गुणात्मक अनुसंधान एक प्रकार से व्यक्तिपरक दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। व्यक्ति, क्योंकि शोधकर्ता इसमें खुद गहन रूप से शामिल होता है, जबकि मात्रात्मक दृष्टिकोण एक प्रकार से उद्देश्यपूर्ण होता है, क्योंकि शोधकर्ता वहां उपस्थित नहीं होता है,
और पूछताछ का उत्तर देने के लिए विषय पर टिप्पणियां और विश्लेषण करने का जो है वो सटीक प्रयास करता है उत्तरदाता। गुणात्मक शोध एक प्रकार से खोजपूर्ण होता है, मतलब समस्याएं जो ढूंढते हैं इसमें हम गुणात्मक में, और मात्रात्मक अनुसंधान इसके विपरीत निर्णायक होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि दोनों सिद्धांतों का अनुसरण करना आवश्यक है। एक सिद्धांत से शुरुआत होती है और दूसरे सिद्धांत के यहाँ जाकर उसकी समाप्ति होती है। गुणात्मक अनुसंधान में जो डेटा होता है, आंकड़े जो होते हैं, एक प्रकार से वो जो रिकॉर्ड मौखिक होता है, जबकि मात्रात्मक अनुसंधान के अंतर्गत में जितने भी तर्क हैं वो निगमनात्मक होते हैं और वो रिकॉर्डेड होते हैं। गुणात्मक अनुसंधान एक प्रकार से उद्देश्यपूर्ण नमूने पर आधारित होता है। उसका जो नमूना है या सैंपलिंग है वो बहुत सीमित क्षेत्र में रहती है, जबकि मात्रात्मक अनुसंधान के अंतर्गत जो नमूना हम लेंगे वो परिणामों को संपूर्ण जनसंख्या पर लागू करने के लिए एक बड़ा प्रतिनिधि समूह चुना जाता है। गुणात्मक में समूह छोटा होता है और मात्रात्मक के अंतर्गत अपन जो सैंपलिंग करेंगे वो प्रतिनिधि समूह या किसी न किसी समाज का या वर्ग का उसका प्रतिनिधित्व करने वाला समूह होना चाहिए। गुणात्मक शोध में मौखिक डेटा एकत्र किया जाता है, इसके विपरीत मात्रात्मक शोध में मापने योग्य डाटा एकत्रित किया जाता है, जो कि अलग अलग सारणियों के माध्यम से और अलग अलग माध्यमों से उनको संरक्षित किया जा सकता है। मात्रात्मक अनुसंधान के लिए विश्लेषण में उपयोग किए जाने के लिए जो है मुख्य आधार जो है शब्द होते हैं, चित्र होते हैं, वस्तुएं होती हैं, जबकि मात्रात्मक अनुसंधान में अनुसंधान के विश्लेषण में संख्यात्मक डेटा होता है हमारे पास में, संख्यात्मक आंकड़े होते हैं। उन आंकड़ों के आधार पर हम अपने निर्णयों का निर्धारण करते हैं। गुणात्मक अनुसंधान में उपयोग की जाने वाली विधियां वो एक प्रकार से गहन साक्षात्कार, फोकस, अवलोकन आदि होती हैं, जबकि मात्रात्मक अनुसंधान करने की विधियां संरक्षित, संरचित साक्षात्कार, संरचित अवलोकन और संरचित प्रश्नावलियां आदि प्रमुख होती हैं। गुणात्मक अनुसंधान एक प्रकार से प्रारंभिक समझ विकसित करता है। मैंने प्रारंभ में आपको बताया था कि इन दोनों प्रविधियों का अपने शोध के लिए उपयोग करना आवश्यक है। इसीलिए इसमें बताया है कि एक जो है प्रारंभिक समझ विकसित करने के लिए गुणात्मक संशोधन काम करता है और मात्रात्मक संशोधन जो है उसमें अंतिम कार्यवाही के लिए या अंतिम जो परिणाम होता है उस परिणाम के लिए कार्रवाई वो करता है। और प्रश्नों का जो नेचर होता है, क्वेश्चंस का जो नेचर होता है गुणात्मक संविधान में, वो गुणात्मक में एक प्रकार से जो उत्तरदाता है वो स्वतंत्र होता है अपना जो प्रश्न का उत्तर देने के लिए, कि वो उसका उत्तर जो है कुछ भी दे सकता है। आप उसकी अपेक्षा अलग कर रहे हैं लेकिन उसका उत्तर जो आपकी अपेक्षा से अलग भी हो सकता है। इस दृष्टि से और मात्रात्मक में आप जो प्रश्न उसको लिख कर देंगे और उसके उत्तर जो दिए हुए हैं आपके, उन्हीं में से उनको टिक करना है। इस दृष्टि से कुछ भेद जो मैंने आपको दोनों के अंतर्गत बताए थे। अब जैसा कि प्रारंभ से ही एक शोधार्थी प्रश्न उठा रहा था, उसके अंतर्गत अब जो विद्वान है उनका मत ये है, मत क्या वो तो मान्य ही है एक तरह से, कि मिश्रित जो दृष्टिकोण है अनुसंधान पद्धतियों के अंतर्गत, मिश्रित दृष्टिकोण है, उसी दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ सकते हैं। और हमारे शोध का जो है सही निष्पादन करना है तो हमें जो मिश्रित दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण को अपनाना होगा। और मिश्रित दृष्टिकोण का मतलब हुआ कि जिसके अंतर्गत गुणात्मक संविधान और गुणात्मक शोध पद्धति और मात्रात्मक शोध पद्धति, क्वालिटेटिव
मेथड्स और क्वांटिटेटिव मेथड्स, दोनों मेथड्स का एक जो है मिश्रण करके आपको चलना होगा, तो आपका शोध जो है और अच्छा होगा। और मिश्रित दृष्टिकोण के अंतर्गत जो प्रमुख विशेषताएं बताई गई है, उस दृष्टि से हम बिंदुवार देखें तो ये जो है 5-6 विशेषताएं हैं। इसमें सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि एक प्रकार से एकीकृत विधि है। ये पद्धति एक एकीकृत पद्धति है जिसके अंतर्गत नियत अंत, खुले अंत और दोनों प्रकार के प्रश्नों द्वारा डेटा संग्रह शामिल होता है। इसमें मात्रात्मक साथ ही गुणात्मक अनुसंधान के माध्यम से आंकड़े एकत्र करने, विश्लेषण करने की एक विशेष प्रक्रिया शामिल रहती है। यह पद्धति विभिन्न दृष्टिकोणों से एक प्रक्रिया, व्यवहार, घटना को समझने में मदद करती है। उदाहरण के लिए किसी संगठन की सेवा की गुणवत्ता को समझने के लिए शोधकर्ता को कर्मचारियों, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, मालिकों और ग्राहक के दृष्टिकोणों से देखने की आवश्यकता होती है। यह विधि एक सूचना समृद्ध डेटा प्रदान करती है जो अन्य उसमें भी काम आती है। इसी प्रकार इसकी विशेषताओं में इस विधि के द्वारा जो परिणाम आएंगे, परिणामों की वैधता की दृष्टि से ये विधि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसके समय में दोनों तरीकों की मदद से जो आंकड़ों का संग्रह होता है, गुणात्मक और मात्रात्मक डेटा, दोनों की जानकारी और विश्लेषण का यह समानांतर मूल्यांकन प्राप्त निष्कर्षों की वैधता को जांचने में मदद करता है और परिणामों के सामान्यकरण में मदद करता है। यह विधि एक दूसरे के साथ डेटा की तुलना करके दोनों शोध निष्कर्षों की वैधता की जांच करने में सर्वाधिक मदद करती है। इस विधि के माध्यम से सर्वेक्षण उपकरणों का भी विकास होता है, क्योंकि अनुसंधान विधियों द्वारा आंकड़ों का संग्रह शामिल है जो सटीक मात्रात्मक उपकरणों के विकास में मदद करता है, जो लक्ष्यपूर्ण उपाय प्रदान करते हैं। इसके अलावा इससे प्राप्त निष्कर्ष के माध्यम से विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट भी जो विकसित होते हैं और उनका परीक्षण करने में मदद करते हैं, जो मौजूदा उपलब्ध उपायों में सुधार करता है। इसी प्रकार इन दोनों ही मिश्रित गतिविधियों के माध्यम से, मिश्रित पद्धतियों के माध्यम से सामुदायिक गतिविधियां समझने में भी ज्यादा आसानी रहती है, क्योंकि दृष्टिकोण में बदलाव लाने के लिए इस अनुसंधान विधि में कई मात्रात्मक और गुणात्मक चरणों में सामुदायिक प्रतिभागियों को शामिल किया जाता है, जिससे इसका प्रभाव और अधिक आ जाता है। प्रतिभागियों के दृष्टिकोणों को भी इन गतिविधियों के माध्यम से, इन पद्धतियों के माध्यम से हमें डेटा प्राप्त होता है। और लेकिन कुछ इसकी सीमाएं भी विद्वानों ने बताई है कि जो कुछ जटिलताएं इसमें जो है दोनों विधियों को शामिल करते हैं तो आ जाती है, लेकिन फिर भी सारी जटिलताएं होने के बाद भी इस विधि के माध्यम से हम अपने शोध को और अच्छा प्रभावी कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं और दूसरे जो है इनको और आगे ले सकते हैं। और इनकी अलग अलग जो टेक्निक्स हैं, वो कई विधियां हैं, वो आपने जो है विभिन्न जो शोध पद्धतियों के या रिसर्च मेथड्स की जो पुस्तकें हैं उनमें आपने देखी होगी कि इसमें जो है जैसे साक्षात्कार है, तथ्यों का आकलन करना है, इनके लिए भी अलग अलग थ्योरीज हैं, सबके जो है अलग अलग जो है इसमें अध्याय दिए हुए हैं। उन अध्यायों के माध्यम से इनकी जो विभिन्न विधियां हैं, उन विधियों को आप जो है थोड़ा और विस्तृत रूप से पढ़ें और उस पढ़ने के बाद में आपको जो निष्कर्ष मिलता है या आपके शोध अध्ययन में जो सहायता मिलती है, उनके माध्यम से भी आपको अपने शोध को आगे बढ़ाना है। और अंत में हालांकि आपने इन चीज़ों का अध्ययन कर ही लिया होगा, लेकिन कुछ शोध अध्ययन के लिए कुछ जो है स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को आप जो है कहीं पर नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। 8 या 10 स्टेप ऐसे हैं जिन सीढ़ियों के माध्यम से अपने शोध को आप आगे बढ़ा सकते हैं। और सबसे पहला जो स्टेप आता है इसमें कि कठिनाइयों का चुनाव करना, या क्या प्रॉब्लम है या क्या विषय हमें लेना है, उसका जो है हम चुनाव कैसे करें। और वो चुनाव जो आप गुणात्मक पद्धति के माध्यम से
कर सकते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के जो इसके ट्रेंड्स दिए हुए हैं, उन ट्रेंड्स के माध्यम से आप इनका चुनाव कर सकते हैं। और जब समस्या का आपके निर्धारण हो जाता है, तो फिर आप उसको और आगे बढ़ाने के लिए लक्ष्यों को तय करें कि भी हमारे क्या लक्ष्य हैं और उन लक्ष्य के माध्यम से हम किस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं, और वो लक्ष्य भी आपने इन्हीं पद्धतियों के माध्यम से आप आगे लेकर कर सकते हैं। इसी प्रकार तीसरा स्टेप है, उसके लिए जो निष्कर्ष क्या रहेंगे या हमारे जो है किस प्रकार हम इस शोध को आगे बढ़ाएंगे, तो निष्कर्षों का निर्माण करना, ये तीसरा स्टेप आपका। और फिर जो है चौथा स्टेप है अध्ययन क्षेत्र। जैसे विषय ले लिया, उस विषय के लिए आप जो है कौन सा क्षेत्र चुनेंगे। जैसे मान लो मैंने जैसे रॉक पेंटिंग आपको बताया पहले शुरू में कि जो हमें शैल चित्रों पे जो काम करना है, तो शैल चित्र के लिए आपका जो है क्षेत्र कौन सा रहेगा, उस क्षेत्र का जाके जो आप देखेंगे वहाँ को, और फिर देखेगा कि भाई यहाँ हमारे लिए ये क्षेत्र ठीक रहेगा, वहाँ क्षेत्र में जाकर आप उसका चुनाव करेंगे, फिर अपनी शोध को आगे बढ़ाएंगे। फिर उसके लिए आपको जो है नेक्स्ट जो स्टेप आता है, वो टेक्निक कौन सी लेंगे आप, शोध पद्धति या उसकी जो है जैसे विषय को आगे बढ़ना है तो किस तकनीकी से आप जाएंगे। सबसे पहले जो है क्षेत्र का बार बार सर्वे करना, या उन चित्रों का जो है स्केचिंग करना, या उनकी फोटोग्राफी करना, ये चीज़ें सारी उनमें आ जाएंगी। और उसके बाद एक स्टेप आता है निरीक्षण। निरीक्षण आपका जो बीच बीच में हमेशा ऑब्जर्वेशन हर स्टेप पे होना आवश्यक है कि आपने कितना काम किया है, कैसा किया है, इसका जो है अन्य जो शोध कार्य हैं उनसे आप जो है तुलनात्मक अपना जो है विवरण बनाकर भी उसका आप निरीक्षण कर सकते हैं कि जो हम किस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं या उसको और आगे कैसे हम बढ़ा सकते हैं। एक बिंदु आता है इसमें फिर तथ्यों का संग्रह करना। ये सब सारी चीजें हो जाती है तो आपके लिए जितने फैक्ट्स हैं उसके जो शोध के तथ्य हैं, उन तथ्यों को आप आगे बढ़ते हुए एक साथ जो है संकलित करेंगे। जैसे मान लो शैल चित्र है, एक उदाहरण मैं ले रहा हूँ आपका, तो अलग अलग जगह से और उन शैल चित्रों के बारे में पहले अलग स्थानों के जो शैल चित्र हैं उनके बारे में क्या क्या कहा गया है, कौन कौन सी उसकी पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों में कितनी जो है चीजें आ रही है, उन चीजों को आगे लेते हुए उसको आप आगे बढ़ेंगे। फिर तथ्यों का समूहीकरण, जो तथ्य आपने अलग अलग एकत्र किए हैं उनको एक साथ लेंगे, एक साथ लेकर फिर जो है उसको आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद फिर जो है आपके अंतिम पड़ावों में आ जाते हैं निष्कर्ष आपका क्या है उसकी स्थापना करना, निष्कर्ष की स्थापना करना, और लास्ट में आता है उसका प्रतिवेदन तैयार करना। तो प्रतिवेदन तैयार करने का मतलब है आपका एक तरह से शोध ग्रंथ है, उस शोध ग्रंथ की जो है फाइनल तैयारी आपकी हो गई, और किस प्रकार आप उसको जो है उन चीजों को लेकर उसका एक रिपोर्ट आप तैयार करेंगे जो कि आपकी जो इस अकादमिक शोध की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण होती है वो आपके सामने रहेगी। फिर आप उसका जो है शोध ग्रंथ और उसका जो हम तैयार कर सकेंगे। तो ये मैंने आपको जो है बहुत संक्षेप में जो टेक्निक्स हैं, शोध की जो प्रविधियां हैं, या अलग अलग जो है थोड़ा विवरण आपको दिया। आपने जो है धैर्य पूर्वक और शांति पूर्वक आपने सुना। अब जो आप स्वतंत्र हैं, कोई अगर सुझाव देना चाहें या कोई जो है जानकारी आप चाहें तो जितने मुझे जानकारी है वो आपको दूंगा, और यदि यहाँ नहीं मिलती जानकारी तो शोध पद्धतियों पे जो है बहुत बड़ा साहित्य है, उस साहित्य के माध्यम से आप भी ढूंढेंगे, मैं भी ढूंढूंगा, क्योंकि निरंतर शोध जो है एक प्रकार से निरंतर प्रक्रिया है, और जिस जिस दिन ये प्रक्रिया रुक गई वहीं पर जो है सारी चीजें रुक जाएंगी, विकास भी और शोध भी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत सभी का। थैंक यू सर। थैंक यू सर। कठिनाई थैंक यू सर। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। सभी का अभिवादन, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी समस्या बहुत है बहुत किसी भी धन्यवाद। तरह की, और इसके बारे में भी ये थोड़ा मेरे जो है पूरा टाइपिंग थैंक यू थैंक यू सर। सो मच सर। थैंक सर यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर ये आपका सभी का लिखित आभार। दोबारा
आपका लेक्चर दोबारा से सुनना पढ़ना चाहे तो हमें कहाँ मिलेगा जैसे ये? नहीं मैं वैसे तो ये रिकॉर्डिंग पे है, जी सर। रिकॉर्डिंग पे है, यूट्यूब पे ये आ जाएगा, तो वहां से आप जी सुन सर। सकते हैं। वैसे मैं भी क्या, मेरा टाइपिंग का काम पूरा नहीं हुआ था, दूसरे जो थोड़ी व्यस्तता थी, बाकी ये मैं तैयार कर दूंगा, और किसी को जरूरत हो ना तो वो मेरे से ले सकते हैं। और वैसे मैं आज का कोटा यूनिवर्सिटी में हूँ चाहिए, कभी। हाँ बोलो बोलो। आज का ही चाहिए सर मुझे, थोड़ा मेरा मिस हो गया तो आज का चाहिए मुझे जैसे। हाँ तो ये यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, जी जी सर। पूरा जितना मैंने बोला ना जी जी सर। उतना मिल जाएगा। और इस